गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि बांग्लादेश के पास अब बिजली खरीदने और बकाया भुगतान करने के पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि गर्मियों में बांग्लादेश को भयंकर बिजली संकट से गुजरना पड़ सकता है। इससे पहले से ही खस्ताहाल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को और झटका लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद अपनी निजी दुश्मनी साध रहे हैं। उनके लगभग 5.5 महीने के कार्यकाल में बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 100 से अधिक राजनीतिक मुकदमे दायर किए गए हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड पर विभिन्न स्वतंत्र बिजली उत्पादकों आईपीपी और पेट्रो बंगला का बिजली और गैस खरीद के लिए 43,473 करोड़ बकाया है। इस राशि में से भारतीय रानी समूह को 10,309 करोड़ टका मिलने वाला है, जबकि स्थानीय आईपीपी पर लगभग 16,000 करोड़ टका बकाया है। पैरा और रामपाल सिंह सहित संयुक्त उद्यम बिजली संयंत्रों को 10,000 करोड़ का टका का भुगतान करना है, जबकि पेट्रो बंगाल को 7,164 करोड़ टका का भुगतान करना है। बांग्लादेश में पिछली गर्मियों में बिजली की अधिकतम मांग 17,200 मेगावाट तक पहुंच गई थी, लेकिन सरकार औसतन केवल 15,500 मेगावाट आपूर्ति करने में सफल रही, जिससे 2,000 से 2,200 मेगावाट की कमी रह गई। मांग में अनुमानित 6% वार्षिक वृद्धि के साथ बांग्लादेश स्वतंत्र विद्युत उत्पादक संघ बीपा का अनुमान है कि मार्च से सितंबर तक आने वाली गर्मियों में बिजली की मांग बढ़कर 18,232 मेगावाट हो जाएगी। हालांकि बीपीडीबी ने आगामी सीजन के लिए आधिकारिक मांग आपूर्ति पूर्वानुमान जारी नहीं किया है। बांग्लादेश स्वतंत्र विद्युत उत्पादक संघ बीपा ने चेतावनी दी है, यदि सरकार बकाया भुगतान करने में विफल रही तो देश की बिजली उत्पादन में 3,500 से 4,000 मेगावाट की कमी का सामना करना पड़ सकता है। बीपा के अध्यक्ष डेविड हस्टन ने चेतावनी दी है, जब तक आईपीपी को बकाया 16,000 करोड़ रुपये का कम से कम हिस्सा नहीं चुकाया जाता, तब तक बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक ईंधन आयात करने के लिए ऋण पत्र एलसी खोलना असंभव होगा। नाम न बताने की शर्त पर बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को वास्तविक बकाया राशि रिपोर्ट की गई राशि से कम है, क्योंकि सरकार ने हाल ही में बॉन्ड जारी करने और अन्य तरीकों से निजी बिजली उत्पादकों को 8,000 करोड़ टका का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस गर्मी में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से पूर्ण पैमाने पर उत्पादन को प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि आयातित गैस, फर्नेस ऑयल या डीजल का उपयोग करने की तुलना में कोयले से चलने वाली बिजली वर्तमान में अधिक लागत प्रभावी है। बीपीडीपी के आंकड़ों के अनुसार फर्नेस ऑयल आधारित बिजली संयंत्रों में प्रति यूनिट उत्पादन लागत, जिनकी क्षमता 6,442 मेगावाट है, लगभग 16.40 टका है। इसके विपरीत कोयला आधारित बिजली उत्पादन की लागत 8 टका प्रति यूनिट से कम है, जबकि आयातित गैस आधारित बिजली उत्पादन की लगभग 18 टका प्रति यूनिट है। अधिकारी ने यूएनबी को बताया, हमारा ध्यान 5,108 मेगावाट क्षमता वाले कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से उत्पादन को अधिकतम करने पर होगा। इसके बाद पेट्रोबांगा द्वारा आपूर्ति की गई गैस का उपयोग करने वाले स्थानीय गैस आधारित संयंत्रों पर होगा। आइए अब हम बात करें सऊदी अरब की। सऊदी अरब में प्रवासियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सऊदी की एजेंसियों ने एक हफ्ते में 10,000 से ज़्यादा विदेशी लोगों को देश से निकाला है। ये कार्रवाई रेजिडेंसी, लेबर और बॉर्डर नियम तोड़ने के आरोप में की गई है। सऊदी के गृह मंत्रालय ने बताया कि पूरे देश में कई जगहों पर एक साथ ऑपरेशन चलाते हुए ये कार्रवाई की गई है। इसमें 21,000 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया है। इनमें करीब 14,000 लोग रेजिडेंसी नियम तोड़ने के दोषी पाए गए। 4,600 लोगों ने बॉर्डर सुरक्षा नियम तोड़े थे। वहीं 3,000 से ज़्यादा लोगों पर लेबर कानून तोड़ने का आरोप है। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी गृह मंत्रालय ने बताया कि 27,000 लोगों को उनके देश के दूतावास भेज दिया गया है। ये लोग अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेंगे और वापस अपने देश जाएंगे। इस कार्रवाई के दौरान 1,477 लोग गैरकानूनी तरीके से सऊदी अरब में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। इनमें 41% यमन के लोग, 55% इथोपिया के और बाकी दूसरे देशों से हैं। वहीं 90 लोग देश में गैरकानूनी तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं। सऊदी एजेंसियों ने 18 लोगों को गैरकानूनी तरीके से रह रहे विदेशियों को पनाह देने या उन्हें काम पर रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि जो लोग गैरकानूनी तरीके से रहने में मदद करते हैं उन्हें कड़ी सज़ा मिलेगी। इसमें 15 साल तक की जेल या 10 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना है और नियम तोड़ने में इस्तेमाल गाड़ियों या प्रॉपर्टी को जब्त करना शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि यह अपराध बहुत गंभीर है, उसके लिए गिरफ्तारी हो सकती है। ये जनता के विश्वास को तोड़ने वाला काम है। सऊदी सरकार ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें कोई नियम तोड़ता दिखे तो वे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके इसकी जानकारी दें।
हर क्षेत्र के लिए सरकार ने अलग अलग हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। प्रवासियों पर यह कार्रवाई सऊदी अरब में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त है। सऊदी अरब में गैर कानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में विदेशी लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सऊदी अरब के नियमों का पालन करें। इससे उनको किसी परेशानी से बचने में आसानी होगी। आइए हम बात करें इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भगवान मुरुगन को समर्पित मंदिर को महाकुंभिकेशम के साथ मंगलवार को खोल दिया गया है। इस आयोजन में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी भी ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए और अपना वक्तव्य दिया। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि वो मुरुगन टेम्पल के महाकुंभिकेशम जैसे पूर्ण आयोजन का हिस्सा बनकर सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं शारीरिक रूप से भले ही जकार्ता से सैकड़ों किलोमीटर दूर हूँ, ऑनलाइन जुड़ा हूँ, लेकिन मेरा मन इस आयोजन के उतने ही करीब है जितने नज़दीक भारत इंडोनेशिया के आपसी रिश्ते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा, कुछ दिन पहले ही इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो 26 जनवरी को मेहमान बनकर भारत आए थे। उनको यहाँ सभी का प्यार मिला। प्रबोवो और मैंने साझी विरासत की कई बातें की। अब जकार्ता में भगवान मुरुगन नए भव्य मंदिर के माध्यम से हमारी सदियों पुरानी विरासत में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि मंदिर न सिर्फ हमारी आस्था का बल्कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का नया केंद्र बनेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इंडोनेशिया के रिश्ते सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं है, हम हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति और इतिहास से जुड़े हैं। हमारा संबंध विरासत का है, विज्ञान का है, विश्वास का है। हमारा संबंध साझी आस्था और अध्यात्म का भी है। हमारा संबंध भगवान मुरुगन और भगवान श्री राम का भी है और हमारा संबंध भगवान बुद्ध का भी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत से इंडोनेशिया जाकर कोई व्यक्ति या मंदिर में जाता है तो उसे काशी या केदारनाथ जैसा ही महसूस होता है। भारत के लोग इंडोनेशिया की रामायण सुनकर भी श्रद्धा से जुड़ते हैं। जकार्ता के मंदिर में भगवान मुरुगन के अलावा भी कई देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना की गई है। ये विविधता हमारी संस्कृति का आधार है। भारत में हम इसको ही विविधता में एकता कहते हैं। पीएम मोदी ने बताया कि इंडोनेशिया और भारत ने कई मंदिरों के साझे संरक्षण का भी फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हमें अयोध्या में इंडोनेशिया की रामलीला जैसे कार्यक्रम को और बढ़ावा देना है। इससे लोगों को आपस में कनेक्शन मजबूत होगा। नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि हमारा गौरवशाली अतीत सुंदर भविष्य का आधार बनेगा। जकार्ता मुरुगन मंदिर को श्री सनातन धर्म आलयम के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान मुरुगन को समर्पित इंडोनेशिया का पहला मंदिर है। ये मंदिर 2020 में बनना शुरू हुआ था। रविवार 2 फरवरी को बहुप्रतिष्ठित महाकुंभकेशम समारोह के साथ मंदिर को खोला गया है। डीकेआई जकार्ता सरकार की ओर से दान किए गए 4000 वर्ग मीटर के भूखंड पर यह मंदिर बना है। आइए अब हम बात करें प्रयागराज की। बसंत पंचमी अमृत स्नान पर्व सोमवार को है। सोमवार को एक बार फिर आस्था का जन सैलाब उमड़ने की उम्मीद है। काली मार्ग बांध समेत मेला क्षेत्र के प्रमुख मार्गों तथा संगम की तरफ आने वाली सड़कों पर दोपहर से ही स्नानार्थियों की कतार लंबी होने लगी और देर रात तक लोगों के आने की क्रम जारी रहा। 2 दिनों की राहत के बाद रविवार से फिर आस्था का रेला उमड़ने की उम्मीद है। बसंत पंचमी अमृत स्नान पर्व सोमवार को तो 4 करोड़ से अधिक लोगों के स्नान की उम्मीद की जा रही है। शनिवार शाम से इसकी झलक भी दिखने लगी है और संगम आने वाले मार्गों पर स्नानार्थियों का रेला दिख रहा है। इसका अनुमान प्रशासन को भी है कि इसे ध्यान में रखते हुए तैयारियां भी की जा रही हैं। 26 जनवरी से ही मेला में आने वालों का तांता लग गया था। मौनी अमावस्या के दिन तो सभी रिकॉर्ड टूट गए थे और करीब 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया। इसके अगले दिन भी मेला क्षेत्र आसपास के मार्गों पर स्नानार्थियों का रेला आता रहा। हालांकि शुक्रवार और शनिवार को अपेक्षाकृत कम भीड़ रही। शहर में आवागमन सुचारू रहा तो मेला क्षेत्र में पूर्व की तरह भीड़ नहीं दिखी। इसके विपरीत रविवार से फिर स्नानार्थियों का रेला आने की उम्मीद है। बसंत पंचमी अमृत स्नान व सोमवार को है। हालांकि रविवार को ही पंचमी लग जाने की बात कही जा रही है, यानी रविवार से ही बसंत पंचमी का स्नान शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अवकाश भी है। ऐसे में रविवार सोमवार को एक बार फिर आस्था का जन सैलाब उमड़ने की उम्मीद है। काली मार्ग बांध समेत मेला क्षेत्र के प्रमुख मार्गों तथा संगम की तरफ आने वाली सड़कों पर दोपहर से ही स्नानार्थियों की कतार लंबी होने लगी और देर रात तक लोगों के आने का क्रम जारी रहा। शनिवार को भी करीब 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मेला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार दिन में 4 बजे तक ही 1.80 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान कर लिया था। मौनी अमावस्या स्नान पर हुए हादसे के बाद सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। किसी तरह की कमी न रहे इसके लिए हर स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में शासन की ओर से मेला क्षेत्र में कुंभ 2019 में प्रयागराज के मंडलायुक्त रहे आशीष गोयल तथा पीडीए के उपाध्यक्ष तथा डीएम रहे भानुचंद गोस्वामी के साथ 5 विशेष सचिवों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। शनिवार को पीसीएस स्तर के 5 और अफसरों को मेले में तैनाती की गई है। नोडल विकास प्राधिकरण में तैनात देवेंद्र कुमार सिंह, बुंदेलखंड औद्योगिक प्राधिकरण के ओएसडी राम कुमार शुक्ला, फिरोजाबाद से शिव ध्यान पांडे
उन्नाव के प्रशांत कुमार नायक तो सीतापुर के पराग माहेश्वरी को महिला प्राधिकरण से 15 फरवरी तक के लिए सम्मानित किया गया है। ये अवसर महाकुंभ आयोजन को बेहतर बनाने में सहयोग करेंगे। बसंत पंचमी के लिए संगम घाट पर 28 नए स्ट्रेटेजिक पॉइंट। बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान कराने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई गई है। इसके तहत संगम घाट पर 28 स्ट्रेटेजिक पॉइंट बनाए गए हैं। इन पॉइंटों पर पुलिस के साथ ही आरएएफ और पैरामिलिट्री के जवानों की संयुक्त टीम इन पॉइंटों पर तैनात की जाएगी। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे को देखते हुए निर्णय लिया गया है। 28 स्ट्रेटेजिक पॉइंट उन स्थानों पर बनाए गए हैं जो भीड़ के लिहाज से संवेदनशील हैं। मौनी अमावस्या मकर संक्रांति स्नान पर्वों पर भीड़ के प्रवाह के आधार पर इन स्थलों को चिन्हित किया गया है। पिछले अनुभवों से माना गया कि भीड़ प्रबंधन के मद्देनजर इन पॉइंट पर विशेष रूप से सतर्कता बरते जाने की जरूरत है। इसी को देखते हुए इन 28 स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से गठित टीमें तैनात करने का निर्णय लिया गया है। संगम घाट पर टीमें तैनात की जाएंगी। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर हुए हादसे से सबक लेते हुए कुछ अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। संगम घाट पर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात सभी जवानों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी हाल में बसंत पंचमी के दिन संगम घाट पर भीड़ इकट्ठी न हो पाए। कहा गया है कि स्नान के तुरंत बाद श्रद्धालुओं को घाट छोड़ने को कहा जाए। इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए कि अखाड़ा मार्ग पर किसी भी श्रद्धालु का आवागमन न हो। श्रद्धालु अपनी निर्धारित लेन से ही स्नान करने जाएं और फिर पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार ही वापस करें। इसके लिए एक बार फिर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात किए जाए जवानों को रूट मैप दिखाकर एक एक बिंदु के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। शुक्रवार को महिला पुलिस के आला अधिकारी ने पुलिस लाइन में हुई ब्रीफिंग में सभी जवानों को ड्यूटी से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। बसंत पंचमी के मौके पर भी यह व्यवस्था की गई है कि इस बार बैरिकेड तोड़ने वालों को निगरानी के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। सभी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर महिला क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी। कमांड सेंटर से इस बात पर विशेष नजर रखी जाएगी कि कोई बैरिकेड न तोड़ पाए। आला पुलिस अफसरों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो किसी भी हालत में बैरिकेडिंग को पार न करें। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.